हाँ बच्चों, हमने आपको पिछले कालखंड में कैस्की उन्नयन विधि के द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम आपको सूत्र और सिद्धांत बताए थे। जिसमें हम आपको क्या बताए थे, इस प्रकार से कि मान लेते हैं आर त्रिज्या का कोई केस नली है जिनको किसी द्रव के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप से डुबोया जाता है। जैसे हम इसको डुबोएंगे तो हम देखते हैं कि इसमें जो द्रव होता था वह कितनी ऊंचाई h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाती थी। ऊपर चढ़ने के कारण इसका जो मेनस्क होगा, केस नली का जो मेनस्क होगा, वो कैसा मिलता था अपने को, अवतला आकार में। ठीक है। साथ ही हम देखते थे कि इस पर एक पृष्ठ तनाव का बल T दोनों सिरा पर द्रव के अंदर लगता था। तो ठोस भी द्रव पर उतना ही अभिकलम्ब प्रतिक्रिया बल पृष्ठ तनाव के बराबर और विपरीत लगाते थे। ठीक है। साथ ही हम क्या मानते हैं, यदि यहाँ पर बनाया गया स्पर्श कोण थीटा है तो स्पर्श कोण थीटा होने के कारण इनको दो घटक में विभाजित करते थे। ऊर्ध्वाधर घटक को T cos थीटा और क्षैतिज घटक T sin थीटा। ठीक है। फिर हम देखते थे कि जो क्षैतिज घटक T sin थीटा है वो उनका मान परस्पर लंबवत होने के कारण, इसके कारण जो लगने वाला जो बल होता था वह एक दूसरे को निष्फल कर देते थे, अर्थात इनका बीजीय योग शून्य प्राप्त होता था। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा, इसका हम क्या माने थे कि ये जो होता है, यह जो मेनस्क होता है, इनके चारों ओर इसके परिधि 2 पाई r, इनके परिधि के चारों ओर ऊर्ध्वाधर लंबवत लगता था। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि द्रव के मेनस्क पर पृष्ठ तनाव T के कारण ऊपर की दिशा में लगने वाला बल, ऊपर की दिशा में लगने वाला बल, ये बल हमको प्राप्त होगा T cos थीटा इंटू परिधि का मान कितना प्राप्त किए हैं अपन, 2 पाई r। ठीक है। वृत्ताकार है ये, इनका परिधि हो जाएगा 2 पाई r। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यह लगने वाला जो बल होता है वह जो द्रव की भार होता है उनको संतुलित करेगा। ठीक है। यह लगने वाला बल द्रव के भार को यह लगने वाला बल है वो द्रव के भार को संतुलित करेगा, अर्थात द्रव का भार निकालेंगे और द्रव का भार निकालने के बाद जो लगने वाला बल है, इन दोनों को इक्वल मान लेंगे तो हमारा पृष्ठ तनाव की गणना हो सकती है। तो चलिए अपन द्रव के भार की गणना करते हैं। तो द्रव की भार की गणना के लिए पहले अपन द्रव की भार की गणना करते हैं। हाँ, तो पहले अपन देखते हैं कि अपन क्या देख रहे हैं, अपन कि r त्रिज्या, इस प्रकार से r त्रिज्या और h ऊंचाई ये दिख रहा है। ठीक है। r त्रिज्या और h ऊंचाई के द्रव स्तंभ में चढ़े, ठीक है, द्रव का आयतन। r त्रिज्या व h ऊंचाई वाले
आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले द्रव स्तंभ का आयतन। तो इनका आयतन किसके बराबर होगा? ये किस रूप में है? ये बेलन के आकार में है, अतः जो बेलन का आयतन होगा वही इस द्रव स्तंभ का आयतन हो जाएगा, और बेलन का आयतन होता है पाई त्रिज्या का वर्ग गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले द्रव स्तंभ का आयतन ये हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर एच। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं, इसको इस चित्र को और स्पष्ट करते हैं। यहाँ चित्र से हम क्या देखते हैं कि हमने जो निकाला हुआ है आर त्रिज्या व एच ऊंचाई वाले द्रव स्तंभ का आयतन, तो ये आयतन कहाँ तक के था हमारा? ये देखिए, इस बिंदु तक जो द्रव चढ़ा हुआ था इनका आयतन हम निकाले हैं। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि इस ऊंचाई के बाद भी हमारा द्रव चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस ओर और इस ओर, तो इनके लिए भी आयतन की हम गणना करेंगे। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि द्रव H ऊंचाई के ऊपर भी द्रव H ऊंचाई के ऊपर भी चढ़ता है, जिस पर शेष द्रव का आयतन, मतलब H ऊंचाई ऊपर चढ़ा हुआ है द्रव, इनका आयतन को समझने के लिए मिटा देते हैं अपन। हाँ, तो इनका आयतन हमको कैसा मिलेगा? इनका आयतन हमको ये पूरे R ऊंचाई और R त्रिज्या के जो बेलन का आयतन होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आर त्रिज्या और आर ऊंचाई, यहाँ से बोलेंगे तो ये जो बेलन का आयतन होगा उस वाले में ये जो गोला है, ठीक है, ये अर्ध गोले है, इनके आयतन को हम घटाएंगे तो हमको जो एच ऊंचाई के ऊपर और जो शेष द्रव चढ़ा हुआ है इनका आयतन हमको ज्ञात हो जाएगा। अर्थात शेष द्रव का आयतन बराबर आर त्रिज्या व आर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन माइनस, ठीक है, ये आर त्रिज्या और आर ऊंचाई वाले पूरे बेलन का आयतन माइनस आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, हाँ, ये हमको प्राप्त होगा शेष द्रव का आयतन। शेष द्रव का आयतन आर त्रिज्या आर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, तो पाई त्रिज्या है आर स्क्वायर, ऊंचाई भी हम माने हैं आर, माइनस आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई और त्रिज्या का घात 3, अर्थात शेष द्रव का आयतन ये हमको मिलेगा पाई आर के घात 3 माइनस 2/3 पाई आर का घात 3। ऐसे हम लेंगे 3 को, 3 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, तो हमारा शेष जो द्रव का आयतन आएगा वो 1/3 पाई आर का घात 3। ठीक है, अतः कुल द्रव
अतः कुल द्रव का आयतन ये कितना आ जाएगा, इसलिए h ऊंचाई तक चढ़े हुए कुल द्रव का आयतन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई आर का घात 3, या फिर दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, पाई आर का घात 2, ये बचेगा h प्लस 1/3 आर। तो ये हमारा आ गया द्रव का आयतन जो प्राप्त हुआ पाई आर का घात 2 ब्रैकेट में h प्लस 1/3 इंटू आर। ठीक है, चलिए अब इनका भार निकालते हैं। तो भार निकालने के लिए मान लेते हैं माना द्रव का घनत्व d व गुरुत्वीय त्वरण g है। तो मान लेते हैं द्रव का घनत्व d मान लेते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को g मान लेते हैं। तो द्रव का भार फार्मूला हो जाएगा आयतन गुणित घनत्व गुणित जी। आयतन हम निकाले हैं पाई आर का घात 2 ब्रैकेट h प्लस 1/3 इंटू आर इंटू घनत्व हमारा d और गुरुत्वीय त्वरण g। तो द्रव का भार W इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h 1/3 आर ब्रैकेट में d इंटू जी। ये हमारा निकल गया द्रव का भार। और हम आपको इसके पहले बताए थे कि द्रव पर पृष्ठ तनाव के कारण जो लगने वाला बल होता है इस भार को संतुलित करता है, अर्थात जो लगने वाला बल का मान है और हम जो भार निकाले हैं इन दोनों के मान को इक्वल कर देते हैं। तो उसको हम समीकरण 1 माने थे, तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 4। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 4, समीकरण 1 व समीकरण 4 से लगने वाला बल इक्वल टू द्रव का भार। समीकरण से मान पुट करते हैं तो ये मान हमारा आया हुआ था t cos थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू भार हमारे पास आया हुआ है पाई आर का घात 2 h प्लस 1/3 आर इंटू डी इंटू जी। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, पाई आर कैंसिल। तो t इक्वल टू फार्मूला हमारे पास आ गया r इंटू एच प्लस 1/3 आर डी जी बट्टे इधर बचा हुआ है हमारा पास 2 cos थीटा। इस सूत्र की सहायता से कि जो फार्मूला निकला अपने पास, इस सूत्र की सहायता से यदि हमको त्रिज्या का मान ज्ञात हो, ऊंचाई का मान ज्ञात हो और घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण साथ ही जो स्पर्श कोण का मान ज्ञात हो, तो हम किसी भी द्रव के पृष्ठ तनाव की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मानते हैं अपन कि यदि इस इक्वेशन में हम आगे देखते हैं, यदि हमको सभी का मान मालूम हो, क्या क्या मालूम हो, त्रिज्या मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, घनत्व मालूम हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान मालूम हो और साथ ही स्पर्श कोण मालूम हो, तो इस फार्मूला की सहायता से हम द्रव की पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम शुद्ध द्रव और केश नली को स्वच्छ लें तो यदि
द्रव शुद्ध व केश नली यदि द्रव शुद्ध हो और केश नली स्वच्छ हो, साफ हो, तो उस स्थिति में थीटा का मध्य बनने वाला कोण है, जो स्पर्श कोण है, उसका मान 0 आएगा। और जब इसका मान 0 आएगा तो कॉस थीटा अर्थात कॉस 0 इक्वल टू कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा? शुद्ध जल और स्वच्छ केश नली के लिए इसका मान आ जाएगा 1। तो इस स्थिति पर पृष्ठ तनाव T इक्वल टू आ गया RH इंटू 1/3R घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण बट्टे हमारे पास बच गया 2, इसका मान हो गया 1। ये है यदि हमको शुद्ध द्रव ले लिए और केश नली स्वच्छ हो तो हम इस सूत्र की सहायता से किसी द्रव की पृष्ठ तनाव की गणना कर सकते हैं। अब यदि हम जो द्रव केश नली की त्रिज्या को बहुत छोटा मानते हैं, मतलब जो द्रव ऊपर चढ़ता है उनके तुलना में यदि हम r को छोटा मानते हैं, यदि 1/3R ये बहुत छोटा हो h की तुलना में, तो ये छोटा होगा, तो इस स्थिति में 1/3 इंटू R को हम 0 के बराबर मान सकते हैं। और जब 0 के बराबर मान लेंगे तो इस स्थिति में हमारा पृष्ठ तनाव T आएगा R इंटू H घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण बटे 2। यदि ये फाइनली हमारे पास किसी द्रव की पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए सूत्र है, जिसमें यदि हमको त्रिज्या मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, d और g का मान हमको दिया रहेगा, ठीक, ये नियत राशि रहती है घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि हमको त्रिज्या मालूम हो और केश नली पर चढ़े द्रव का जो ऊंचाई है ये मालूम होता है, तो सूत्र T इक्वल टू त्रिज्या गुणित ऊंचाई गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण बाई 2 के द्वारा किसी भी द्रव की पृष्ठ तनाव ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी विधि में हम कैसे त्रिज्या और ऊंचाई को ज्ञात करते हैं। विधि, चलिए इसकी विधि को हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि दिए गए कोई भी केश नली होगा उनको एक स्वच्छ जल और साफ बीकर, ठीक है, केश नली को स्वच्छ, जो केश नली होगा हमको आपको बताया था सूत्र और सिद्धांत में कि केश नली स्वच्छ होना चाहिए। तो केश नली को स्वच्छ रखने के लिए या तो हम इसको कास्टिक सोडा से धो दें या इसको HNO3 नाइट्रिक अम्ल से धो दें। ठीक है, कैसे कैसे धो दिए इसको, या तो कास्टिक सोडा से या फिर नाइट्रिक अम्ल से धोकर हम इनको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद हमारा ये केश नली होता है ये स्वच्छ हो जाता है। उनके बाद हम इनको इस प्रकार से चित्रानुसार किसी एक बीकर में जो स्वच्छ जल रहेगा, इस स्वच्छ जल के ऊपर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर एक स्टैंड के द्वारा इस केश नली को हम ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से एक बीकर जिसमें जल रखा है उनके अंदर रख देते हैं। बीकर के अंदर जैसे ही रखेंगे जल, तो ये जल होता है इस प्रकार से ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही हम क्या करेंगे, इस पर जो यहाँ पर द्रव का तल दिख रहा है, स्वतंत्र तल, यहाँ पर हमको ये द्रव की तल दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक छोटी सी पत्ती
इस प्रकार से एक पत्ती S लगा देंगे। इन पर हम एक पत्ती S लगा देते हैं और ध्यान रखेंगे कि जो पत्ती है, इस पत्ती का जो निचला सिरा होता है वह द्रव के स्वतंत्र तल, कि द्रव के स्वतंत्र तल जहाँ पर द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के स्वतंत्र तल को छूता रहा हो। ठीक है, ऊंचाई तक चल गया इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे कि एक जल सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार से हम एक जल सूक्ष्मदर्शी को लाएंगे और जल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम द्रव स्तंभ की ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। द्रव स्तंभ की ऊंचाई जल सूक्ष्मदर्शी से कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यंत्र जल सूक्ष्मदर्शी है, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो द्रव जहाँ तक ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर द्रव के मेनस के जो ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर लाएंगे और फोकस करेंगे। फोकस करने से ये पाठ्यांक हमारा नोट हो जाएगा। तत्पश्चात हम जल सूक्ष्मदर्शी को कहाँ पे लाएंगे? अब जो पत्ती S है उनके निचले सिरे पर लाएंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे तो अपने को जो जल का तल है इनका पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा। दोनों पाठ्यांक का अंतर ले लेंगे तो हमको द्रव में चढ़े हुए जो ऊंचाई है ये हमको ज्ञात हो जाएगी। हाँ, तो हमने द्रव स्तंभ की ऊंचाई जल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ज्ञात कर ली है। हमको पहले विधि में H का मान ज्ञात हो गया। दूसरे चरण है, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। दूसरे चरण में हमको केश नली की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अब इनके लिए हम इस केश नली को इस प्रकार से हटाएंगे कि बीकर हिलने ना पाए। ठीक है, केश नली को अपन इस प्रकार से हटाएंगे कि बीकर हिलने ना पाए और केश नली को हटा करके जहाँ तक के जो हमारा द्रव चढ़ा हुआ है, इस वाले भाग को हम इस प्रकार से हाथ से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इस वाले भाग का व्यास को एक बार सीधा करते हुए, मतलब इस प्रकार से इनके व्यास प्राप्त होगा। केश नली एक बार सीधा दिशा में हम इनकी व्यास ज्ञात कर लेंगे और एक बार इस प्रकार से लंबवत दिशा में, दोनों दिशा में हम इनकी व्यास के मान को ज्ञात कर लेंगे। व्यास का मान ज्ञात होने से इसकी हम माध्य ले लेंगे। माध्य लेने के बाद इनके आधी कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, त्रिज्या निकल आएगा। तो केवल विधि में 2 चरण हम किए, हमको ऊंचाई ज्ञात हो गया और इनकी त्रिज्या ज्ञात हो गया। अंत में हम सूत्र हमारे पास है T = R त्रिज्या गुणित ऊंचाई गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण बटे 2। इनमें मान रखेंगे और पृष्ठ तनाव की मान की गणना की जा सकती है। तो ये हमारा कैस्की उन्नयन विधि के द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, जिनका विधि हम आपको बता दिया गया। विधि के आधार पर इनका हम प्रेक्षण सारणी बनाते हैं। तो प्रेक्षण सारणी हमारा बनेगा प्रेक्षण सारणी हमको 2 ज्ञात करना पड़ेगा, ऊंचाई के लिए और त्रिज्या के लिए। तो प्रेक्षण सारणी पहला हम देखते हैं, जल की ऊंचाई S के लिए। तो सबसे पहले हम जल सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक नोट कर लेंगे। जल सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक
अब मालूम अल्पतमांक वह न्यूनतम बिंदु होती है या वह न्यूनतम पट्टांक व न्यूनतम दूरी होती है जिनको कोई यंत्र शुद्धतापूर्वक माप सके, उसको इसका अल्पतमांक कहते हैं। तो जो चल में अल्पतमांक होगा उनको हम नोट कर लेंगे। पहला हमारा बिंदु होता है क्रमांक का। अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम उसको 3 पट्टांक हमको लेना होता है। इसका पहला हमारा बिंदु आ जाएगा क्रमांक। सेकंड हमने क्या किया था, द्रव के पहला पट्टांक लिए थे द्रव के मेनिस्कस की ऊंचाई, ये हम लिए थे, इनको मान लेते हैं ए। उनके बाद हमने क्या किए थे, पत्ती एस के नीचे के भाग का पट्टांक, ये पट्टांक लिए थे, इनको अपन डिनोट कर लेते हैं बी से। तो ऊंचाई, द्रव की ऊंचाई h इक्वल टू ये हमको मिलेगा a माइनस बी। इस प्रकार से 3 पट्टांक ले लेंगे, 2 और 3, तो हमारा जल की ऊंचाई h हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। ऊंचाई के बाद देखते हैं इनकी त्रिज्या के लिए। किस नली की त्रिज्या r के लिए, चलिए इनके लिए प्रेक्षण सारणी देखते हैं। पहला इसका भी क्रमांक, ठीक। उनके बाद हम क्या किए थे, इनका व्यास निकाले थे, या व्यास के परितः, इनको हम लिख, पहला पाठ्यांक व्यास के परितः मान लिए ए, दूसरा व्यास के लंबवत दिशा में, व्यास के लंबवत दिशा में पाठ्यांक, इनको हम मान लिए बी। तो व्यास के परितः पाठ्यांक ए मान लेंगे, व्यास के लंबवत दिशा में पाठ्यांक बी मान लेंगे, दोनों का माध्य पाठ निकालेंगे। माध्य पाठ ये हमारा होगा, इनका व्यास a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, 3 पॉइंट निकालिए। प्रेक्षण सारणी 1, 2 और 3, 3 प्रयोग करेंगे। 3 प्रयोग करने के बाद यहाँ पर तीनों माध्य व्यास निकल आया। व्यास निकालने के बाद इनको आधा कर देंगे, हमारा त्रिज्या निकल आएगा। तो ये है कैस्की उन्नयन विधि के द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए प्रेक्षण सारणी, ऊंचाई के लिए और त्रिज्या के लिए।
चलिए इस उपकरण में क्या क्या सावधानी है, सावधानी के बारे में बात करते हैं। इस विधि में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो पहला सावधानी हमको यह रखनी होती है कि केस नली, इस उपकरण में जो केस नली लिए हैं, केस नली पूर्णतः स्वच्छ हो। पहला सावधानी हमको ये रखनी है कि केस नली को पूर्णतः स्वच्छ या स्वच्छ होनी चाहिए। क्यों स्वच्छ होनी चाहिए, हम आपको पहले ही बताया है। यदि ये स्वच्छ नहीं होगा तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमको थीटा का मान ज्ञात नहीं करनी है तो इसके लिए केस नली को हमको पूर्णतः स्वच्छ रखनी होगी। और इनके लिए विधि हम आपको बताए थे कि केस नली को स्वच्छ रखने के लिए केस नली को या तो हम कास्टिक KOH, कास्टिक सोडा के साथ में, या HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ धो करके सुखा देते हैं, जिससे केस नली पूर्णतः स्वच्छ हो जाती है। दूसरी सावधानी इसमें हमको बरतनी होती है, वह ये होती है कि केस नली, जो केस नली होती है, केस नली को बीकर में ऊर्ध्वाधर रखी होनी चाहिए। केस नली को बीकर में ऊर्ध्वाधर रखी होनी चाहिए। क्यों रखी होनी चाहिए? क्योंकि यदि ये ऊर्ध्वाधर नहीं होकर थोड़ा सा तिरछा हो जाएगी तो उस स्थिति पर द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, वह ज्ञात करने में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। इसी कारण से केस नली को बीकर में हमेशा ऊर्ध्वाधर रखी होनी चाहिए। और तीसरा सावधानी हम लिख सकते हैं कि हमको जल है, उस जल को अपने को आसुत जल के स्थान पर साधारण जल इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्टिल वाटर के स्थान पर साधारण जल होता है, वो आसुत जल के स्थान पर साधारण जल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये है, अभी हम देख रहे थे कैस्की उन्नयन विधि के द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, जिसमें हम आपको सूत्र और सिद्धांत बताएं, इनका विधि बताएं, इनकी प्रेक्षण सारणी बताएं और साथ ही हमने सावधानियां बताएं। अगले कालखंड में हम चयनात्मक बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।